नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1, जिसका हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे जो हैं जो अभी तक तैयारी नहीं किए हैं और उनका पता है कि 25 तारीख को पेपर है, बट अब मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आ रही है। इंपॉर्टेंट आज हो गया आपका 21, ठीक है। 21, 22, 23, 24 4 दिन के अंदर अंदर सारी वीडियो मैं लेके आ जाऊंगा और उसको ही आपको देख लेना है। अगर आप उसको भी कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि कम से कम 70 to 80% की चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। बाकी रही एमसीक्यू की बात, तो एमसीक्यू की जो चीज़ें हैं कुछ लॉजिक्स बता दूंगा, उसके थ्रू आप कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको सैम्पल पेपर देना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके सैम्पल पेपर भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जिन बच्चों को नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएगा, पीडीएफ प्रूफ में मिलेगा, आप उसको इजीली प्रिंट आउट करवा सकते हो। और जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वेबसाइट पे हमारे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट का चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूंगा। लेकिन आपको अगर चैप्टर वाइज सब पीडीएफ चाहिए, आपको नोट्स वाइज पीडीएफ चाहिए, देन वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिए, इजिली आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं संविधान से क्या अभिप्राय। देखिए, मोस्ट इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि हर जगह पे आपको जहाँ पे भी संविधान की बातें आएंगी वहाँ पे ये चीज़ें आएंगी जरूर। तो देखिए, मैं एक चीज़ सिंपल सी बता दूं कि संविधान से क्या अभिप्राय है। मतलब यह है कि जो संविधान है आखिर वो क्या है। तो देखिए, संविधान एक प्रकार की बुक है, जैसा कि आप देख सकते हो, इसको दस्तावेज भी कहते हैं। तो संविधान एक बुक है या फिर दस्तावेज है, और इस दस्तावेज में क्या लिखे गए हैं, नियम कानून लिखे गए। नियम कानून मतलब देश को कैसे चलाना है, किसको क्या दिया गया है, कौन किस अधिकार के साथ काम करेगा, किसका कैसे चुनाव होगा, सरकार क्या क्या कर सकती है, क्या नहीं करेगी, किसकी क्या लिमिटेशन है, किसको क्या करने के लिए राइट्स दी गई है, वो सारी की सारी चीज संविधान में दी गई है, ठीक है। तो यही है कि एक ऐसी लिखित पुस्तक जो शासन चलाने में सहायता देती है, या फिर आप ये कह लो कि जो देश को सुचारू रूप से चलाने में सहायता देती है, उसी को संविधान कहते हैं। देखिए, संविधान सरकार, समूह, न्यायालय तथा अन्य संगठनों के बीच विश्वास बढ़ाता है, तालमेल बिठाने का काम करता है, इसी को हम कहते हैं संविधान, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। समझते हैं संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है। बात करते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रीएम्बल बोलते हैं। बेसिकली प्रस्तावना का मतलब होता है परिचय पत्र। देखिए, जब भी हम किसी बुक को खोलेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स। इंडेक्स आता है ना। अब इंडेक्स को अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि इस बुक में क्या है। तो वैसे ही आप समझिए कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें जैसे इंडेक्स में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी जाती हैं, वैसे संविधान की प्रस्तावना में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं। और उनको अगर कोई देख लेता है तो आप समझ जाओ कि उसको मोटा मोटी चीज़ समझ में आ जाता है कि हाँ, आखिर संविधान में है क्या चीज़, ठीक है, वही है। तो संविधान का प्रारंभिक परिचय ही संविधान की प्रस्तावना है, या फिर संविधान प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा जाता है, आप ये भी कह सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए तथा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था उसी चीज पे आधारित है। प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिका ने शामिल किया था अपने संविधान में, और उसके बाद सभी देशों ने इस प्रकार की चीजें की। आगे बात करते हैं हमें संविधान की आवश्यकता क्यों हो। तो देखिए, संविधान या रूल रेगुलेशन की हमें इसलिए आवश्यकता पड़ती है ताकि देश को चलाने के लिए। दूसरा, कानून व्यवस्था को बनाने के लिए या फिर शासन चलाने के लिए, तरीके से चलाने के लिए हमें कहीं ना कहीं संविधान की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ समाज में निर्णय कौन लेगा, किसके पास शक्ति होगी, ये सब भी डिसाइड करता है संविधान, क्योंकि संविधान में सारी बातें लिख दी जाती हैं, इसलिए जरूरत होती है। साथ ही साथ संविधान यह भी तय करता है कि सरकार का निर्माण किस तरीके से होगा। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमा तय करता है। किसकी? कानूनों की सीमा, यानी कि किसकी क्या लिमिटेशन, ये सब भी तय करता है संविधान। आगे बात करते हैं नेहरू जी द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के दो उद्देश्य लिखे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था 1946 में, उसके कोई दो उद्देश्य बताए थे। पहला चीज है, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु देश होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत देश है वो एक स्वतंत्र देश है। कैसा? मतलब जिसपे कोई किसी का रोक टोक नहीं है। दूसरा, संप्रभु का मतलब होता है जो खुद से डिसीजन लेने के लिए कैपेबल है, वो किसी दूसरे देश पे निर्भर नहीं है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, वो स्वतंत्र रूप से कोई भी डिसीजन ले सकता है, इसी की वजह से ये संप्रभु कहलाता है, ठीक है। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाएगी। ये सारी बातें लिखी गई है उद्देश्य प्रस्ताव में, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब देखिए आज का प्रश्न है, इसमें थोड़ा-सा आपके लिए भी एक्टिविटीज़ है, जैसे भारत कब आज़ाद हुआ ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ 26 जनवरी और 15 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है आपको ये बताना है। इन दोनों में डिफरेंस बताना है और क्या-क्या मनाया जाता है ये बताया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इससे हमें सपोर्ट मिलेगी और स्टडी आपकी बेटर हो पाएगी। और इसके साथ साथ विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, वहीं से आपको नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। प्ले स्टोर से ईजिली आप डाउनलोड कर सकते हो और ईजिली कर सकते हो। हज़ारों बच्चों ने डाउनलोड किया, हज़ारों बच्चों ने अपने नोट्स लिए हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। आपकी भी बारी है, अब आप भी पढ़िए। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा का गठन किस तरीके से हुआ। यानी कि अब बात करते हैं, ये देखिए 6 नंबर के क्वेश्चन या 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि किस तरीके से संविधान सभा का गठन हुआ। तो जो मेन पॉइंट है जिसको आपको पेपर में लिख के आना, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ संविधान सभा के गठन की बात, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि संविधान सभा को गठन करने के लिए हम एक प्रकार का मिशन आपके इधर भेजते हैं, मतलब एक प्रकार की टीम भेजते हैं, और उस टीम का नाम रहेगा कैबिनेट मिशन। तो उसका नाम है कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन जब भारत आया था 1946 में, तो इसी के अनुसार जितने भी मेंबर चुने गए थे, इसी के अनुसार चुने गए थे, और इसके अनुसार अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा चुना गया था। अप्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या हुआ, इसके लिए कोई चुनाव नहीं हुआ था कि आपको चुना जा रहा है तो इसलिए चुनाव होगा, नहीं, सीधा डायरेक्टली चुन लिया गया था। इसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा चुनाव हुआ था, ठीक है, समझते हैं। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और उस टाइम पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसका रोल निभाया था, मतलब लीडरशिप निभाया था, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पहला जो मीटिंग हुआ था तो उसमें अपना रोल निभाया था। आगे चल के पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुन लिया गया था स्थायी रूप से, ठीक है। और आगे समझते हैं, जवाहरलाल नेहरू को नहीं बल्कि राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था ना, राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से चुन लिया गया था। और साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। और संविधान सभा की रचना करीब उसी योजना के अनुरूप हुई जैसे कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति ने प्रस्तावित कर रखा था, यानी कि कैबिनेट मिशन। तो इसमें 2-3 चीज़ें याद करने वाली बातें हैं। ये जो चीज़ है 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है। दूसरा चीज़, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। साथ ही साथ 22 जनवरी 1947 को इस चीज़ को स्वीकार कर लिया गया था। और किसके थ्रू ये चीज़ें हुई थी, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही हुआ था। टोटल कितने मेंबर चुन के आए थे, 389 मेंबर चुन के आए थे। और कहाँ कहाँ से आए थे, 292 सदस्य जो चुन के आए थे ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से चुन के आए थे, 93 देसी रियासतों से चुन के आए थे, और 4 जो आए थे चीफ कमिश्नरेट प्रांतों से चुन के आए थे, ठीक है। देसी रियासत क्या होती है, यानी कि जहाँ पे रजवाड़ों का शासन होता है, ठीक है। और इसका जो चुनाव हुआ था लमसम अगर देखा जाए तो 10 लाख की आबादी में किसी एक व्यक्ति को चुना गया था संविधान को बनाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आगे चल के कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार हर एक प्रांत देसी रियासतों के समूहों को उनकी आबादी के अनुसार में बांट दिया गया था। अभी जो हमने पीछे पढ़ा ना, 292 सदस्य कहाँ से चुन के आए थे, ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से। देसी रियासतों से कितना चुन के आए थे, 93 आए थे। इसके साथ साथ 4 जो आए थे चीफ कमिश्नरेट प्रांतों से आए थे, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता ही दिया है। आगे समझते हैं, हर एक प्रांत की सीटों को 3 समुदाय में बांटा गया था, मुसलमान, सिख, सामान्य वर्ग की आबादियों में बांट दिया गया था। 3 जून 1947 को योजना के हिसाब से विभाजन के पश्चात में तमाम जो प्रतिनिधि थे, जो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे, जो कि पाकिस्तान से चुन के आए थे, क्योंकि अब विभाजन हो गया, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में चले गए और इंडिया की जब संख्या थी संविधान बनाने की, वो उनकी संख्या कम हो गई, ठीक है। 31 अक्टूबर 1947 को दोबारा से बैठक बुलाई जाती है, और उस टाइम पे वास्तविक जो सदस्य होते हैं 299 हो जाते हैं, ठीक है। पहले कितने थे, 389, और अब कितने हो गए, 299 हो जाते हैं। आगे इसमें 26 नवंबर 1949 को जिस टाइम पे हस्ताक्षर करने की बारी आती है, उस टाइम पे टोटल व्यक्ति कितने हो जाते हैं, 284 हो जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने ही अंतिम तौर पर संविधान पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें से 12 महिलाएं थी। आप इस तरीके से चीज़ें देख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर में या 6 नंबर में। आई होप से आपको समझ में आया होगा। अब मेन क्वेश्चन बात करते हैं जो 4 नंबर का क्वेश्चन में आता है कि संविधान के प्रमुख कार्यों का चर्चा कीजिए, क्या कार्य है। तो देखिए, संविधान का जो पहला कार्य सेम एज इट इज इसी तरीके से आपको पेपर में भी लिख के आना है। तो पहला कार्य है, इस प्रकार संविधान का पहला कार्य यह है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय बन पाए, यानी कि एक तरीके से तालमेल बिठ पाए और एक दूसरे में विश्वास बना रहे।
द्वितीय का दूसरा कार्य क्या है? संविधान का दूसरा काम यह तय करना है कि समाज में फैसला लेने की शक्ति किसके पास होगी, यानी कि कौन सा ऐसा व्यक्ति जो समाज में फैसला लेगा, ये भी कौन तय करता है? संविधान तय करता है, इसलिए ये संविधान का कार्य हो जाता है। संविधान यह भी निश्चित करता है कि सरकार का निर्माण किस तरीके से होगा। आगे तीसरा कार्य यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सरकार कभी उल्लंघन नहीं कर सकती है। मतलब क्या है कि वो जिस तरीके से सरकार क्या करती है, मतलब संविधान में जो भी बातें लिखी गई है, सरकार के लिए भी अपना एक वो लिखा गया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, नागरिकों को भी लिखी गई क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। उस चीज में सरकार भी कभी भी छेड़छाड़ नहीं करेगी, ठीक है, और जो मूलभूत प्रावधान है उसमें कभी भी सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये सारी चीजें हैं। आगे चौथा लिखा है कि संविधान का चौथा कार्य है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वो जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हुए सही परिस्थितियों का निर्माण कर सके। तो इस तरीके से चौथा कार्य ये है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। आगे है संविधान सभा के उद्देश्य लिखिए। क्या है उद्देश्य? तो उद्देश्य समझिए, भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि स्वतंत्र है, और दूसरा संप्रभु, खुद से डिसीजन लेने की शक्ति इसके पास है। साथ ही साथ अल्पसंख्यकों, पिछड़े जाति जनजातियों, दलितों, दूसरे पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। यानी कि संविधान में सारी बातें लिखी गई हैं कि जो जिनकी संख्या कम है या फिर जो दलित हैं या जो पिछड़े वर्ग हैं, उन सभी को सुरक्षा दी जाएगी, चाहे कैसी भी सुरक्षा हो। सुरक्षा चाहे लड़ाई से हो, झगड़े से हो, खाद्य से हो, ठीक है, रोजगार से हो, हर एक तरीके से आपको सुरक्षा दी जाएगी। आगे गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता, जल थल आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। विश्व शांति, मानव कल्याण के लिए हमेशा जो देश रहेगा वे सुरक्षा पूर्वक और पूर्ण सहयोग करेगा, यानी कि हमेशा ये कार्य करेगा। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी न्याय के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता दी जाएगी। यानी कि भारत का हर एक व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए, कानून के समक्ष समानता के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अवसर की समानता के लिए हमेशा तत्पर रहेगा और सबको समानता दी जाएगी। आगे संप्रभुता, स्वतंत्र भारत और इसके सभी संविधान की तमाम शक्तियां कहाँ है सम्मिलित? जनता। क्योंकि आपको पता है लोकतंत्र चलता ही है किसकी वजह से? जनता की वजह से। क्योंकि जनता के लिए, जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकार होती है वो लोकतांत्रिक सरकार होती है। यानी कि यहाँ पे जो सर्वे सर्वा होता है, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो जनता ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान में किस देश से क्या लिया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आप लिख के ले लो, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसके क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से आते हैं। कैसे कैसे आते हैं? जैसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में किस देश से क्या प्रावधान लिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि भारतीय संविधान को उधार का दस्तावेज क्यों बोला जाता है? उधार का दस्तावेज क्यों बोला जाता है? तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर बता दूं। भारतीय संविधान को उधार का दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत ने जिस टाइम पे संविधान का निर्माण किया था उस टाइम पे विभिन्न देशों से विभिन्न प्रकार के प्रावधानों को लिया था, और कुछ लोग इसको उधार का दस्तावेज कहते हैं। बट हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि हमने दूसरों को अच्छाई को अपने संविधान में जगह दी है। देखिए कहते हैं कि एक इंसान होता है, उसके अंदर अच्छी और बुरी क्वालिटी दोनों ही होती है, लेकिन हम सीखते कहाँ से? दूसरे इंसानों से ही सीखते हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसके बुरे चीज़ों को छोड़कर अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया जाए। ऐसे ही भारतीय संविधान का ये खुशनसीबी है कि हमने दूसरे के देशों की अच्छाइयों को अपने संविधान में जगह दी है। ये गौरव की बात है, गर्व की बात है, ना कि ये उधार की बात है। ठीक है, यानी कि हमने जो कार्य किया है, हमने सभी को एक साथ लेके चला है, सभी देशों के अच्छे अच्छे कानूनों को अपने भारत में जगह दिया है और उसका रिस्पेक्ट किया है, उसके थ्रू अपने देश को चलाया भी है। तो इसलिए भारत की गौरव की बात है और सभी देशों के लिए गौरव की बात है। ठीक है, तो इसको हम उधार का दस्तावेज नहीं कहते, बल्कि ये क्या है, एक तरीके से गौरव की बात है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है। सेम वही चीज़ जो मैंने आपको बोला वही चीज़ आप लिखोगे। तीसरा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान एक पुष्पगुच्छ है। पुष्पगुच्छ का मतलब क्या होता है? गुलदस्ता आप समझते हो, तो वो कि जैसे एक गुलदस्ते में क्या होता है, विभिन्न टाइप्स के फूल होते हैं। ठीक है, और विभिन्न टाइप्स के फूल क्या होता है, उस गुलदस्ते का जो शोभा है वो बढ़ा देती है। ऐसे विभिन्न प्रकार के देशों का जो प्रावधान है उससे हमारे देश की जो संविधान है उसका गौरव और बढ़ जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ उन देशों का रिस्पेक्ट और बढ़ जाता है जिन्होंने कुछ प्रावधान जो है दिए हैं।
समझ में आ गई बातें। अब आपको ये भी लिखना है साथ ही साथ कि कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो ब्रिटिश सरकार से प्रावधान लिए गए हैं। कौन सा? पहला है सर्वाधिक मत के अनुसार आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय, यानी कि सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा, मत मतलब वोट, यानी कि जिस भी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो चुनाव में जीतेगा। ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश सरकार से। दूसरा, सरकार का संसदीय स्वरूप कैसा रहेगा, यानी कि बनावट कैसा रहेगा, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश सरकार से लिया है। कानून के समक्ष शासन का जो विचार है, ये भी हमने कहा लिया है? ब्रिटिश सरकार से लिया है। विधायिका में अध्यक्ष का पद तथा उसका भूमिका, यानी कि विधायिका में जो अध्यक्ष रहेगा उसकी क्या भूमिका रहेगी, ठीक है। आगे, कानून निर्माण किस तरीके से हुआ होगा, ये सारा चीज हमने ब्रिटिश सरकार से लिया है। अमेरिका का जो संविधान है, इससे हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार की सूची ली है, यानी कि मौलिक अधिकार जो हम पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर में, वो भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। साथ ही साथ न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि अगर कोई डिसीजन सुना दिया गया है तो उसमें दोबारा से अवलोकन करना, ये भी चीज़ हमने अमेरिका से लिया है। और साथ ही साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस तरीके से दी जाएगी, ये भी हमने अमेरिका से ही लिया है। आगे बात करते हैं आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। जैसे एक मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट होता है व्यक्तियों के लिए, वैसे ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो इंपॉर्टेंट होते हैं राज्यों के लिए, ठीक है। फ्रांस का संविधान, स्वतंत्रता समानता बंधुता, ये हमने कहाँ से लिया है? स्वतंत्रता समानता बंधुता, ये हमने लिया है फ्रांस से। साथ ही साथ कनाडा के संविधान से हमने लिया है सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संगठनात्मक व्यवस्था, यानी कि हमने देखा है अपना जो देश है यहाँ पे दो तरह की सरकारें चलती हैं। एक चलती है केंद्र में, जिसको केंद्र सरकार कहते हैं, और एक चलती है राज्यों में, जिसको राज्य सरकार कहते हैं, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जो हमने लिया है वो लिया है कनाडा से। मतलब आने वाले टाइम में जो भी चीज़ नए नए जो खतरे होते हैं, जैसे साइबर अटैक हो गया, ठीक है, साइबर क्राइम हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत में आती है। और ये सब चीज़ हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। मतलब प्रावधान हमने लिया है, कंटेंट लिया है। काम जो है वो इंडिया अपने तरीके से ही करता है, लेकिन कंटेंट हमने वहाँ से लिया है। आगे समझते हैं। इसमें महत्वपूर्ण डेट है, कुछ महत्वपूर्ण डेट जिसको आपको याद करना, जैसे ये है कि जो संविधान है यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, जो यहाँ पे देखिए। और 8 अनुसूचियाँ हैं, 8 नहीं बल्कि यहाँ पे 9 अनुसूची, ठीक है, 9 अनुसूची है, 395 अनुच्छेद है, ठीक है। तो अगर देखा जाए ये तो जिस टाइम पे बना था उस टाइम की बात हो रही है, लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो 25 भाग हो चुके हैं। और अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। और अनुच्छेदों की बात करें तो लमसम 470 के आसपास अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो ये याद करके रखिएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था इसको बनाने में। 166 दिन की बैठक भी चली थी। संविधान को बनाने में 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। संविधान सभा की 8 प्रमुख कमेटियां हैं जो इस चीज़ को हैंडल करती थी, यानी कि प्रमुख टीम है जो इस चीज़ को बनाई थी। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी, यहाँ पे एक चीज़ की मिस्टेक, अस्थायी के रूप में चुने गए थे, ठीक है। और आगे चल के राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से चुन लिया गया था। विभाजन के बाद सदस्यों की जो संख्या थी वो 292 बची थी। और साथ ही साथ जिस टाइम पे हस्ताक्षर हुई थी उस टाइम पे 284 लोग थे। आगे अंतिम तौर पे 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। और आपसे कोई पूछ दे कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन तो आप लिखोगे 1946 में, ठीक है। आगे 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था। अब यहाँ पे देखिए 2-3 क्वेश्चन और है, शॉर्ट के क्वेश्चन है, चीज़ों को समझना जरूरी भी है। जैसे क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान सभा के गठन की कोई 4 कमियां बताइए, ठीक है। 4 कमियों का मतलब क्या होता है कि ऐसी कौन कौन सी कमी थी भारतीय संविधान सभा की? क्या? पहला है प्रभुसत्ता की कमी। प्रभुसत्ता का मतलब होता है कि किसका निर्णय चलेगा, कौन किसके हिसाब से चीजें होंगी, ठीक है। इस चीज की कमी थी। कोई बात कर रहा था, कोई बात कर रहा था। इसी वजह से जो हमने देखा ना, संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई, ठीक है, 284 पे आ गई थी। ये इसी की वजह से हुई थी, प्रभुसत्ता की कमी की वजह से हुई थी, ठीक है। कोई कहता था राज्य सरकार को ज्यादा पावरफुल बना दो, कोई कहता था केंद्र सरकार को बना दो, कोई किसी को कहता था, तो ये दिक्कत थी। आगे प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण, यानी कि प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण किया गया इसलिए क्योंकि उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था कि अगर हम प्रांतों को डिवाइड अगर कर देंगे ना तो इससे क्या होगा कि देश
को खंडित होने का डर भी था, तो इस वजह से ये भी एक प्रकार की दिक्कतें थी। देशी रियासतों को संविधान को मनाने के लिए बाध्य नहीं किया गया, यानी कि देशी रियासतों में सिर्फ 93 ही लोग आए थे संविधान को बनाने के लिए, और भी लोग नहीं आ पाए क्योंकि हम उस चीज़ के लिए बाध्य नहीं कर पाए थे। और संविधान सभा के सदस्यों का चयन अलोकतांत्रिक विधि के द्वारा हुआ था, मतलब उसमें कोई भी जो चुनाव जो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा नहीं हुआ था, सब का सब चुनाव अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा हुआ था, यानी कि सीधा डायरेक्टली चुन लिया गया था। ये चीज़ें, तो आप ये 4 कमी लिख सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन जल्दी नहीं आता है, इस चीज़ को समझिएगा। आगे, भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है, ये आता है 2 नंबर में और 4 नंबर में भी आ सकता है। तो हाँ, भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान में चेंजेस करना कठिन है, लेकिन कठिन तो है इसलिए इसको कठोर कहा जाता है, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। प्रावधान बेशक लंबा है लेकिन किया तो जा सकता है, इसलिए इसको लचीलापन कहा जाता है। तो देखिए, भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलापन का समन्वय है। सैद्धांतिक तौर पर भारत का संविधान कठोर है, जैसे 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। मतलब कठोर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें संशोधन करना मुश्किल है, और इसको लचीलापन इसलिए कहा गया है क्योंकि संशोधन कर सकते हैं, बेशक उसका प्रोसेस हार्ड है लेकिन कर सकते हैं। आगे, लचीलापन बहुत से संशोधन प्रावधानों को संविधान के आधार पर, संसद के आधार पर बहुमत से पास करना पड़ता है और फिर जाके इसमें संशोधन किया जाता है, तो जो प्रोसेस होता है काफ़ी हार्ड होता है। आगे समझ लेते हैं, यही जो 2 क्वेश्चन है ये हार्ड, मतलब इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छ है, यानी कि बकेट है, ठीक है, जिसमें सभी देशों के पुष्प शामिल हैं। तो जाहिर सी बात, ये कथन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि जिस प्रकार से एक गुलदस्ते में विभिन्न प्रकार के फूल आते हैं, इसी प्रकार से हमारा जो संविधान है इसमें विभिन्न देशों के प्रावधान है, ठीक है। तो ये लिखा है कि भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छ की तरह काम करता है, ठीक है, और इस गुच्छ में विभिन्न देशों के सैद्धांतिक सिद्धांत रूपी फूल शामिल किए गए हैं। विभिन्न देशों की अच्छी बातों को शामिल किया गया है, इसमें समाहित भी किया गया है, ठीक है, और इसी वजह से ये चीज़ें हैं। अब आपसे क्वेश्चन आता है, इसी में लिखना है आपको कौन से देश से क्या प्रावधान लिए गए। तो जो अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना, ये पूरा का पूरा आप इसमें लिखोगे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ लिए गए हैं और किस तरीके से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। और एक लास्ट क्वेश्चन आता है 4 नंबर के क्वेश्चन में, इसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए। तो विशेषताओं में सबसे पहले विशेषता में बात कर लूँ कि सबसे बड़ी, भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान है। दूसरा है, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। तीसरा है, ये व्यक्तियों के हितों की बात करता है, यानी कि सभी व्यक्तियों के हित, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, आप उनके हितों की बात करता है संविधान। भारतीय संविधान कठोर तथा लचीलेपन का मिश्रण है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है। संविधान में मौलिक अधिकार जैसे अधिकारों को, जैसे महत्वपूर्ण अधिकारों को, ठीक है, इन सब चीज़ों का प्रावधान किया गया है और विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए हैं जिसकी वजह से सभी लोगों का विकास हो पाता है, पक्षपात नहीं हो पाता है, ठीक है। आगे, और ये समय के अनुसार से परिवर्तित भी है, समय के अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहते हैं। जैसे आपने देखा 395 अनुच्छेद स्टार्टिंग में थे, लेकिन आज के डेट में क्या है 470, तो परिवर्तन हुआ तभी तो आया। इस तरीके से समझ में आ गई चीज़ें। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और एक लास्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे 11th क्लास में हैं और जो चाहते हैं कि मेरे साथ लाइव क्लासेस में पढ़ें, उनके लिए मैं बता दूं कि विकास स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कीजिए। इसमें एक कोर्स है 599 रुपीज़ का, ये पूरे 1 साल के लिए वैलिड रहता है जब तक आप 11th क्लास में हो। इसमें क्या है, आपको सबसे पहली चीज़ वीडियो दी जाएगी। वीडियो, सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि लाइव क्लासेस के साथ आपकी चीज़ें डाउट भी क्लियर की जाएंगी। लाइव क्लास, वीडियो, नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मिलेगा, साथ ही साथ सैम्पल पेपर मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, डाउट क्लासेस मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगा, वो तो चीज़ें मैंने आपको बताई दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप मेरे ऐप से पढ़ते हो तो इसमें क्या है, आपको एड फ्री, यानी कि ऐड भी देखने को नहीं मिलेगा, आपको सीधा क्लासेस दी जाएंगी, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, सारा चीज़ किया जाएगा, ठीक है। और जो डिस्ट्रैक्शन वाली जो चीज़ें हैं कि हम यूट्यूब पे जाके विभिन्न दूसरे वीडियो देखने लगते हैं या कॉमेडी वीडियो देखने लगते हैं, फ़नी वीडियो देखने लगते हैं, हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाई पे रहेगा। तो इसी वजह से ये चीज़ आपके लिए बनाई गई है, सिर्फ 599 रुपीज़ में 1 साल के लिए। अगर आप कॉस्ट निकालोगे तो 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से
ये चीज़ें दी जा रही है। और साथ ही साथ हमारे ऐप पे आपको जो भी आपको नोट्स चाहिए सब का सब अवेलेबल मिल जाए। ठीक है, तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ नेक्स्ट और भी जो वीडियो है आपको मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।